देखेंगे आज देखेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। कल भी बताए थे जो वीआईपी क्वेश्चन 2026 में मैट्रिक्स यानी कि वह हाई स्कूल में जो पूछने वाला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे ये इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं हम, पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है पहला क्वेश्चन की पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका होती है, या वही लिखा गया है कि पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका क्या है। तो देखेंगे पारितंत्र में जो है वह अपमार्जक की क्या भूमिका होती है, यहाँ पे इसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, लिखा गया है कि पहला यानी कि क्या भूमिका होती है, तो पहला बताएंगे भूमिका कि अपमार्जक जैसे यानी कि जीवाणु और कवक, जीवाणु हो गए कवक हो गया, मृत जीवों और पौधों के अवशेषों को विघटन करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी पेड़ पौधे के अवशेष बच जाते हैं उस पेड़ पौधे के जो अवशिष्ट यानी कि पेड़ पृथ्वी पर गिरता है, गिरने के बाद से वह जीवाणु क्या करते हैं, तो उस जीवाणु को जो है वो क्या करते हैं, वह जीवाणु उस जो है पौधे के क्या करते हैं, तो छोटे छोटे भागों में जो अपघटित करने का कार्य करते हैं। दूसरा बताएंगे कि यह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक में तोड़ देते हैं, और जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होता है वह क्या करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा दिया है कि इस प्रक्रिया से पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, इससे क्या पुनः जो होता है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। यहाँ पे लिखा फिर देखेंगे यानी कि यह जो चौथा है कि यह पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं, यह जो क्या करते हैं तो वह हमारे पर्यावरण है तो पर्यावरण को शुद्ध करने में साफ रखने में मदद करते हैं। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है, और इसे जो है यानी कि अपमार्जक जो है वह जो है इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। देखेंगे आप यहाँ पे जो फिगर बनाया गया, फिगर के माध्यम से हम बता दे रहे हैं कि यह हो गया पौधा, यह पौधा हो गया, पौधा जो है उसके बाद से पौधा की पत्ती यहाँ आया, यहाँ पे सूख गया यानी कि सूख करके वह पत्ती पृथ्वी पर गिरा है, पृथ्वी पर गिरने के बाद से वही जीवाणु और कवक क्या करते हैं, इससे जो है यानी कि वह छोटे छोटे भागों में उसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ है कार्बनिक पदार्थ सबको जो है अलग करने का कार्य करता है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि यानी कि विघटित करते हैं, उसको क्या करते हैं, विघटित करने का कार्य करते हैं, या जो कह सकते हैं कि वह यानी कि सरल पदार्थों में वो तोड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि जटिल पदार्थ हो गया, अब जटिल पदार्थ हो गया तो पृथ्वी गिरने के बाद से उसको क्या करते हैं, तो वह सरल जो पदार्थ होता है सरल पदार्थों में वह तोड़ने का कार्य करते हैं। अब देखेंगे कई भागों में टूट गया, टूटने के बाद से पुनः जो होता है वो कहाँ चले जाते हैं, तो वह मिट्टी में मिल जाते हैं, वह कहाँ मिल जाते हैं, तो मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी से पुनः इसमें जो भी पोषक तत्व होता है वो मिट्टी में जाकर मिल गया, और मिट्टी से पुनः जो होता है वो पौधा में चला जाता है, पौधा से पुनः जो होता है पत्ती गिरने के बाद से जो होता है वो यह चक्र जो होता है वो चलता रहता है। यही है यानी कि पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका क्या है, तो यही बताएंगे कि पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका जो है निम्नलिखित है। पहला बताएंगे कि अपमार्जक जैसे जीवाणु हो गया कवक हो गया, यह क्या करते हैं, तो मृत जो जीव हो गया या जो है वह पौधे हो गया, वो पौधे का अवशेष हो गया या जंतु का अवशेष हो गया, उस अवशेष को क्या करते हैं, तो वह विघटित करने का कार्य करते हैं, अर्थात जो तोड़ने का कार्य करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा बताएंगे कि यह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अब यह बताएं, यह मान के चले कि एक तरह का यह है वह जो है यानी कि जटिल पदार्थ हो गया, अब यह जटिल पदार्थ हो गया तो जीवाणु क्या करते हैं, तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद से तीसरा है कि इस प्रक्रिया से पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। अब देखेंगे, अब इसमें जो पोषक तत्व था वो पोषक तत्व था यानी कि जीवाणु द्वारा अपघटित होने के बाद जो पोषक तत्व था वो पोषक तत्व पुनः चला जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, यह मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से पुनः जो होता है फिर जो है वह नया पौधा में जाता है, नए पौधे से पुनः जो होता है वह फिर मिट्टी में मिलता है, यह चक्र चलता रहता है। बस यही लिखेंगे। पूछे अगर प्रश्न पूछे यानी कि प्रश्न अगर पेपर में आ रहा है कि पारितंत्र अपमार्जक की क्या भूमिका है, तो बस यही लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे, यह था पहला प्रश्न। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखेंगे, ये रहा दूसरा प्रश्न।
यह दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पोषी स्तर क्या है। ठीक है, यह पोषी स्तर क्या है। ठीक है, तो बताएंगे कि आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, हर स्तर पर भोजन या ऊर्जा का हस्तांतरण होता रहता है, इन्हीं स्तरों को कहा जाता है पोषी स्तर कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न है दूसरा, अभी पहला हम बताएं, दूसरा प्रश्न यह है कि पोषी स्तर क्या है। तो बताएंगे कि आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, हर स्तर पर भोजन या ऊर्जा का हस्तांतरण होता रहता है, एक जीवों से दूसरे जीवों में, दूसरे तीसरे जीवों में यह जो हस्तांतरण होता रहता है, इन्हीं स्तरों को कहा जाता है पोषी स्तर कहा जाता है। प्रथम पोषी स्तर क्या होता है, तो वह होता है उत्पादक। क्या होता है, उत्पादक होता है। तो उत्पादक जो होता है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उत्पादक जो होते हैं वह होता है पौधा। क्या होता है, पौधा होता है। पौधा जो होता है वो क्या होता है, उत्पादक होता है। यहाँ पे लिखा गया घास वगैरह। ठीक है, यह पौधा उत्पादक होता है। उसके बाद से द्वितीय पोषी स्तर क्या होता है, तो द्वितीय पोषी स्तर क्या कहा जाता है, तो वह होता है शाकाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो शाकाहारी। यहाँ पे लिखा गया है शाकाहारी होते हैं, या कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होता है। तो आप देखेंगे यानी कि द्वितीय पोषी स्तर क्या होता है, तो वह होता है शाकाहारी जंतु होते हैं। ठीक है, अब शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि जो साग सब्जी खाते हैं। ठीक है, यानी कि वो साग सब्जी खाते हैं, या कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधा को खाते हैं उसे ही कहा जाता है द्वितीय पोषी स्तर, यानी शाकाहारी कहा जाता है, शाकाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यानी कि उसके बाद यानी कि प्रथम स्तर उत्पादक हो गया, द्वितीय स्तर जो होता है वह हो गया शाकाहारी, तृतीय स्तर देखेंगे तो तृतीय स्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, मांसाहारी हो जाएगा। तृतीय स्तर जो होता है वह मांसाहारी होता है। ठीक है, मांसाहारी किसे कहते हैं, तो जो मांस मछली खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया। ठीक है, देखेंगे एक बार और पुनः जो है इसी क्वेश्चन को दोबारा बता रहे हैं, तो बताएंगे कि पोषी स्तर क्या है, तो बताएंगे कि आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, हर स्तर पर भोजन या ऊर्जा का हस्तांतरण होता रहता है, इन्हीं स्तरों को कहा जाता है पोषी स्तर कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक पोषी स्तर क्या है, तो उत्पादक होते हैं। ठीक है, जो उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो खाद्य पदार्थ, खाने वाला जो पदार्थ है जो उसको उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है उत्पादक कहा जाता है। यह हो गया प्रथम स्तर हो गया। द्वितीय स्तर शाकाहारी हो जाएगा, तृतीय स्तर क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं उत्पादक, उत्पादक के बाद से जो होता है यानी कि क्या इसकी संख्या ज्यादा है, उत्पादक की संख्या ज्यादा है, उससे कम किसका है, तो शाकाहारी, उससे कम किसका है, तो वह है मांसाहारी है। ठीक है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पित्त क्या है और पाचन में इसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, यह जो पित्त क्या है, ठीक है, और पाचन में इसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो देखेंगे पित्त क्या है और पाचन में इसकी भूमिका क्या होती है। ठीक है, देखेंगे या देखेंगे देखो, अब देखेंगे यह जो पित्त क्या है और पाचन में इसकी भूमिका क्या है, तो बताएंगे कि पित्त एक पीले रंग, बताएंगे पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, बताएंगे पित्त क्या है, तो बताएंगे कि पित्त एक पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। यह जो फिगर बनाया गया है ये क्या है, यह है यकृत। क्या है, यह हो गया, यह है यकृत है। ठीक है, यानी कि यकृत है। ठीक है, तो बताएंगे कि पित्त एक पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, इसका निर्माण यकृत में होता है और यह पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, यह हो गया पित्ताशय। ठीक है, यह देखा गया यकृत यानी कि लीवर होता है, यह हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है, यह हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है, यह हमारी बॉडी के जो सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है यकृत होता है। ठीक है, इसी यकृत से जो होता है वह पित्त जो होता है एक पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, इसका निर्माण जो होता है कहाँ होता है, तो इसी यकृत में होता है वह पित्त का निर्माण, और निर्माण होने के बाद यह जाकर के पित्ताशय में जमा हो जाता है, वह पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके महत्व क्या है, पित्त का महत्व क्या है, तो बताएंगे कि यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। यह क्या करता है, तो भोजन जब हम करते हैं तो वह भोजन जो है यानी कि यह जो है हमारे शरीर में अंदर जब जाता है, आहार नाल में जाता है, पाचन तंत्र में जब जाता है, तो उसमें यह इसका भूमिका क्या होती है, तो इसका भूमिका यही होती है कि यह भोजन के
अम्लीय माध्यम को क्या करता है तो क्षारीय बनाता है। तो हमारे जो भोजन होता है वो अम्लीय माध्यम होता है, तो उसको क्या करता है तो क्षारीय बनाने का कार्य करता है। कौन? एकत्रित होता है। इसे किसी प्रकार के एंजाइम नहीं निकलता है, ठीक है, एक याद कर लेंगे, यह किसी प्रकार की इसे एंजाइम नहीं निकलता है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है। ये जो है क्वेश्चन जो है वह बार-बार पूछता है, बहुविकल्पी में उठाता है कि हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है। याद कर लेंगे हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है तो वो एकत्रित होता है, यही है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा बताएंगे कि वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ देता है। और यह क्या करता है तो हम जब भोजन करते हैं तो हमारे भोजन करते हैं तो उस भोजन में जो भी वसा की मात्रा होता है उस वसा के जो बड़े कण होते हैं उस कण को क्या करता है तो छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करता है। कौन? यही होता है, ठीक है। यानी कि यह एकत्रित जो होता है, एकत्रित से जो होता है जो पित्त स्रावित होता है, ठीक है। अब देखेंगे यह एंजाइम की क्रिया को आसान बना देता है। एंजाइम की क्रिया को क्या करता है तो यह आसान बनाने का कार्य करता है, ठीक है। यह बस यही है, ठीक है। यानी कि यह क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यही था कि पित्त क्या है और पाचन में इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो यही जो बताएंगे कि पित्त एक पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है, यह पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है, ठीक, ये बताएंगे। अब देखेंगे कि यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। यह वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में जो है तोड़ता है। यह एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने का कार्य करता है, ठीक है। यह था कितना क्वेश्चन हम बता दिए, 3 क्वेश्चन बता दिए। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखेंगे। चौथा क्वेश्चन यह है कि नाभिकीय रज्जु का क्या कार्य है। नाभिकीय रज्जु जो होता है उसका क्या कार्य है, ठीक है। यह क्वेश्चन कई बार पूछता है पेपर में, ठीक है। यह जो नाभिकीय रज्जु जो होता है उसका जो है कार्य क्या है, ठीक है। तो देखेंगे, बताएंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि नाभिकीय रज्जु किससे कहते हैं, नाभिकीय रज्जु है क्या, ठीक है। उसके बाद से उसके कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखेंगे नाभिकीय रज्जु क्या है तो बताएंगे भ्रूण मां के शरीर से एक डोरी जैसी संरचना से जुड़ा होता है, यही कहलाता है नाभिकीय रज्जु कहलाता है। देख रहे हैं, ठीक है। यह क्या है, यह भ्रूण है, यह क्या है भ्रूण है। और देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया मां के शरीर से एक डोरी जैसी, यही है, यह है डोरी जैसी, यानी कि डोरी जैसी रचना से जुड़ा होता है। और यह मां के शरीर से इसे क्या होता है यानी कि जुड़ा रहता है, ज्वाइंट रहता है, ठीक है। और यही कहलाता है नाभिकीय रज्जु कहलाता है, ठीक है, नाभि कहा जाता है, ठीक है। इसी नाभिकीय रज्जु के माध्यम से इस बच्चा जो होता है गर्भाशय में जो बच्चा पलता है उस बच्चा को जो है पोषक पदार्थ मिलता है, ठीक है। इसी नाभिकीय रज्जु के माध्यम से इस बच्चा के शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है इस नाभिकीय रज्जु के माध्यम से बाहर निकलता है। इस बच्चा के शरीर में यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वह जो इसी नाभिकीय रज्जु के माध्यम से बाहर निकलता है और इसी नाभिकीय रज्जु के माध्यम से बच्चा के जो है ऑक्सीजन मिलता है, सांस लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसका कार्य क्या है। अब देखेंगे कि नाभिक रज्जु का क्या कार्य है। तो बताएंगे कि नाभिक रज्जु के जो है निम्नलिखित कार्य है, ठीक है। पहला बताएंगे मां के शरीर से बच्चों को पोषण पहुंचता है। अब यह यानी कि यह जो है मां के शरीर से, ठीक है, मां के शरीर से इसे पोषण प्रदान होता है, ठीक है, पोषक तत्व मिलता है, तभी जाकर उसका शरीर जो होता है वो वृद्धि विकास करता है, ठीक। दूसरा बच्चे के शरीर से औषधि पदार्थ बाहर निकलता है। अब यह बताएं कि इस बच्चे के शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको क्या करता है तो बाहर निकालने का कार्य करता है नाभिकीय रज्जु। यहाँ पे लिखा गया बच्चे के शरीर से जो औषधि पदार्थ किसे कहते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो व्यर्थ पदार्थ है, जिसको हमारे शरीर से निकालना बहुत आवश्यक होता है, तो ऐसे पदार्थ कहा जाता है औषधि पदार्थ कहा जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। वो बच्चा के शरीर से निकलता है तो नाभिकीय रज्जु के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। और बताएंगे तीसरा, यह माँ और बच्चे के बीच संपर्क का काम करता है, ठीक है। और माँ और बच्चे के बीच क्या करता है तो संपर्क का कार्य करने का कार्य करता है, ठीक है, यह होगा। अब देखेंगे अगला, यानी कि 4 प्रश्न हम बता दिया, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न यह है कि दीर्घरोम क्या है, दीर्घरोम क्या है इसके कार्य बताइए, ठीक है। दीर्घरोम तो बताएंगे कि छोटी आंत की यानी कि भीतर लिखा गया, भीतर जो होता है वो भोजपुरी शब्द है, ठीक है, यानी कि अंदर कह सकते हैं, ठीक है। बताएंगे छोटी आंत की अंदर दीवार पर अंगुली जैसी संरचना होता है, ठीक है, यह होता है छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत जो होता है एक वह नली जैसी
यानी कि नली जैसा संरचना होता है। ठीक है, अब इसी के अंदर जो होता है वह उंगली जैसी जगह जगह क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं, यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अब जो फिगर दिखाई दे रहा है, यह फिगर इसके अंदर वाला काट करके बनाया गया, यही है, काट करके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यह होता है दीर्घ रोम, यह काट करके दिखाया गया है। तो वही बताएंगे कि छोटी आंत की अंदर दीवार पर, अब अंदर यही दीवार, अंदर वाला ये दीवार हो गया। ठीक है, मान के चलिए यह हो गया, ये अंदर वाला ये दीवार हो गया, इसी दीवार पर जो है जगह जगह उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि छोटी आंत के दीवार पर, छोटी आंत के अंदर दीवार पर उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। अब जरा इसका कार्य बताइए, इसका कार्य क्या है दीर्घ रोम के, तो कार्य बताएंगे कि इसके कार्य जो निम्नलिखित है। पहला बताएंगे कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। अब यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस, जब हम जानते हैं कि पाचन जब भोजन हम करते हैं तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो वह होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है, इसी छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है, ये भी विकल्प में पूछता है क्या हमारे शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ऑप्शन दे देता है, उसी में रहता है छोटी आंत, यह छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि पचे हुए भोजन को अवशोषण करता है, उसमें यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो ये जाकर यहाँ पहुंचता है, इसमें जो भी पोषक तत्व होता है उस पोषक तत्व को अवशोषण करने का कार्य करता है। कौन, तो दीर्घ रोम करता है, अवशोषण कर लेता है, अवशोषण करने के बाद वो ब्लड को देने का कार्य करता है। ठीक है, ये रहा। दूसरा बताएंगे कि यह आंत का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। यह आंत का सतही जो क्षेत्रफल होता है, सतह यानी कि अंदर वाला जो इसका जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या करता है, तो बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक, तीसरा है कि अवशोषित भोजन को रक्त में मिला देता है। अब क्या करता है कि भोजन से जो भी पोषक तत्व होता है उसको तो अवशोषण कर लिया, अवशोषण करने के बाद वो क्या करता है, तो रक्त में मिला देता है, रक्त को देने का कार्य करता है, ब्लड को दे देता है। और ब्लड क्या करता है, उस पोषक तत्व को हमारे शरीर के जिस अंग में कमी होता है पोषक तत्व के, उस अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात कह सकते हैं कि वह जो है अवशोषित भोजन को जो है रक्त में सभी हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये रहा, यानी कितना क्वेश्चन बता दिया, 5 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, अब देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे 6वां क्वेश्चन। ठीक है, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखेंगे आगे। 6वां क्वेश्चन यह है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है। ठीक है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर तो बताएंगे कि निम्न अंतर है। ठीक है, पहला बताएंगे कि श्वसन जो होता है यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। बताएंगे कि शोषण क्या होता है, यानी कि पूछ रहा है अंतर, किसमें अंतर पूछ रहा है, तो शोषण और श्वासोच्छ्वास में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, शोषण और श्वासोच्छ्वास में अंतर। ठीक है, ये दोनों में अंतर, तो एक तरफ जो है शोषण, दूसरे तरफ श्वासोच्छ्वास है। ठीक है, अब देखेंगे पहला, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, कौन, शोषण होता है। श्वासोच्छ्वास बताएंगे कि यह एक भौतिक क्रिया होती है, यह एक भौतिक क्रिया होती है। ठीक है, शोषण यह एक रासायनिक क्रिया होती है, एक भौतिक क्रिया होती है। ठीक, दूसरा बताएंगे इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा बनती है। दूसरा बताएंगे कि इसमें बताएंगे दूसरा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, इसमें बताएंगे कि इसमें जो है केवल गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा बताएंगे कि यह कोशिका के अंदर होता है, और बताएंगे